हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भी सारे आने, हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। तो बेटा, बायोमोलिक्यूल के बाद हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये जो चैप्टर है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रेयरली ऐसा होता है कि इस चैप्टर से सवाल ना आए, है ना, ऐसा रेयर है। तो ये क्या है, बहुत असाधारण और असामान्य बात है कि वहां से सवाल ना आए। सामान्य बात क्या है, कॉमन चीज क्या है कि इस चैप्टर से भाई एक या दो सवाल, यूजुअली एक सवाल, कभी कभी एक से अधिक सवाल पूछ लेना, बहुत मतलब कॉमन सा पैटर्न है नीट का। वो सवाल अक्सर करके पूछते हैं इस चैप्टर से। ठीक है जी। लग रहा है कैमरा थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है अभी। हाँ ठीक है, चलिए। तो वही बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या यूं कह लीजिए कि प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, 6 वाटर बनेगा और साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, 6 ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन ऊपर लिखी गई है या फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हमको जो चीजें पता हैं, जो जानकारियां आज हमारे पास हैं, उन जानकारियों को अगर हम लोग समझें तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बताया, बल्कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से प्रयास किए और आज हम बहुत सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबलित पत्ती का प्रयोग। आपको याद होगा कि क्या किया जाता है, एक डी स्टार्च लीफ होती है, पहले उसका मंड बाहर करेंगे, फिर पत्ती के कुछ भाग को ऐसे काली पट्टी से ढक दिया जाएगा। जब काली पट्टी से ढक लेंगे तो सूर्य का प्रकाश वो काली पट्टी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो फिर क्या होगा, उस वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है बच्चों कि सबलित पत्ती प्रयोग से क्या पता चलेगा कि पौधों का जो हरा भाग है और सूर्य का प्रकाश वो बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर मोल का आधिपत्य का प्रयोग था। तो मोल ने क्या किया था, एक शीशी में एक पत्ती डाली और उस पत्ती में क्या भर दिया, उस शीशी में और क्या भर दिया था, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रुई रख दी थी। और ऐसा करने का रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी वहां CO2 थी वो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और फिर से वहां पर फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि CO2 जो है वो भी आवश्यक होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर? जिस जोसेफ प्रिस्ले एक साइंटिस्ट हुए 1770 में, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, उनका एक फेमस बेल जार एक्सपेरिमेंट है, 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर किया। तो उन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया और वहां पर जो है एक जलती हुई मोमबत्ती रख दी और एक चूहा रख दिया। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या देखा कि चूहा जो है दम घुटने की वजह से चूहे की मृत्यु हो गई और जो मोमबत्ती है वो भी बुझ गई। अगली बार उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा पौधा लिया, मिंट पुदीने का पौधा लिया और उसी सेटअप में एक चूहा रख दिया, एक जलती हुई मोमबत्ती और एक मिंट प्लांट रख दिया। तो कुछ समय के बाद क्या देखा गया कि अभी भी मोमबत्ती जल रही थी, चूहा जिंदा था। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि पहले सेटअप में जब प्लांट नहीं था तो मोमबत्ती के कंबसन से जो CO2 रिलीज हो रही थी, एक तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा था श्वसन में भी चूहे के द्वारा, और ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस होती है, आप जानते हैं। तो चूहे ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, CO2 रिलीज किया, मोमबत्ती के कंबसन से CO2 रिलीज हुई, तो वहां पर जो एयर थी, वायु थी, वो कैसी हो गई, शुद्ध हो गई। बाद में उस पौधे ने क्या किया, पौधे रखने का क्या रिजल्ट हुआ कि जो CO2 रिलीज कर रहे थे जलती हुई मोमबत्ती और सांस लेता हुआ चूहा, उसको प्लांट ने क्या किया, ले लिया और बदले में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन दे दी। तो मोमबत्ती जिंदा बनी रही और चूहा जलता रहा, माफ कीजिएगा, मोमबत्ती जलती रही और चूहा जो है जिंदा बना रहा। ठीक है, तो उन्होंने एक क्या कहा कि पौधे जो है उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। जोसेफ प्रिस्ले का ही सेटअप लेकर जॉन इंजनहाउस ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट कराया, एक बार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और एक बार अनुपस्थिति में, और क्या बताया कि सूर्य का प्रकाश जो है
मतलब प्रिस्टले वाला जो काम है, एक बार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक बार अंधेरे में, और अल्टीमेटली ये बताया कि सूर्य का प्रकाश जो है फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य है। एक और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था कि पौधे के हरे भाग के पास कुछ बुलबुले जो है ब्राइट सनलाइट में दिखे, और बाद में पता चला कि वो बुलबुले किसके थे, ऑक्सीजन के थे। जूलियस वन सेक्स ने बताया कि पादप वृद्धि के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है जो कि स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा होता है। स्पेशल सब्सटेंस यानी कि क्लोरोफिल, स्पेशल स्ट्रक्चर यानी कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने क्या किया, क्लेडोफोरा में एक्सपेरिमेंट किया। ऑक्सी जीवाणु जो है उसके सस्पेंशन में रखा क्लेडोफोरा को। ऑक्सी जीवाणु क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व होने का साइट ये जो है ऑक्सीजन स्थल की पहचान कर सके, ठीक है। और क्या देखा गया कि जब ये इसको जो है लाइट गुजारी गई तो जहां पर भाई प्रिज्म लगाए और व्हाइट लाइट को पास किया तो लाल और नीले प्रकाश में सबसे ज्यादा ऑक्सी जीवाणु देखे गए। क्यों, क्योंकि वहां पर रीजन ये है भाई, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। अब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, रेट ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व होगा, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण का जो पहला क्रिया स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम, उन्होंने ही दिया था। सीवी नील जो है सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है। बैगनी और हरे जीवाणुओं पर इनका अध्ययन आधारित था। ये रिएक्शन जो है उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है, CO2 से नहीं। जैसे CO2 में क्या किया, H2A से रिएक्शन कराई। अब ये H2A बैक्टीरिया वगैरह के केस में क्या हो जाएगा, H2S, और प्लांट इत्यादि के केस में क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा जो है CH2O, यानी कि C6। अगर 6 बार ये काम करा दिया तो C6H12O6, 6 वाटर, और इधर जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, 2A। तो बेसिकली ये जो A है ये सल्फर या सल्फेट हो सकता है बैक्टीरिया इत्यादि में, जीव पर निर्भर करेगा कि ये सल्फर होगा या सल्फेट। और पादप में क्या होता है, ऑक्सीजन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आगे आ जाइए। चलो मेरे भाई, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। कलर का सवाल लास्ट ईयर पूछा गया था, 3 मई वाले पेपर में नहीं था, तो हो सकता है कि यहां से या इसके आसपास रीनीट में आपको एक सवाल देखने को मिल जाए। क्लोरोफिल ए जो है चमकीला या नीला हरा है, क्लोरोफिल बी पीला हरा, जेंथोफिल पीला, कैरोटिनॉइड पीले से पीला नारंगी। प्रकाशीय विक्रिया जो है जिसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज या प्रकाश रसायन चरण करते हैं कहते हैं, उसमें लाइट एब्जॉर्ब होएगी, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जल के अणु का विखंडन होगा, ऑक्सीजन निष्कर्षित होएगी, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ATP और NADPH2 का निर्माण होगा। प्रकाश तंत्र जो है फोटो सिस्टम अभिक्रिया केंद्र और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनता है। क्लोरोफिल ए का एक अणु, बहुत सारे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहते हैं, तो क्लोरोफिल ए का एक अणु अभिक्रिया केंद्र बनाएगा, बाकी जो अन्य क्लोरोफिल ए के अणु हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट होंगे। खोज के आधार पर हमने नाम दिया PS1 और PS2। जो पहले खोजा गया उसको PS1 कह दिया, जो बाद में खोजा गया उसको PS2 कह दिया गया। इसका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो PS1 है उसमें उसका विक्रिया केंद्र होगा और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, सिमिलरली PS2 के साथ। PS1 का जो विक्रिया केंद्र है वो कितना हो जाएगा, P700, और ऐसे ही बच्चों जो PS2 का विक्रिया केंद्र वो कितना हो जाएगा, P680। ये 3 ग्राफ है बेटा। पहला ग्राफ जो है एब्जॉर्प्शन का है कि कौन से वेवलेंथ की लाइट को कौन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप देखेंगे ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा क्लोरोफिल जो है कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, B। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ए भी ब्लू लाइट को ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। इधर रेड लाइट का रीजन होगा तो रेड लाइट को ज्यादा कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ए। जो बच्चे जिन बच्चों के पास नोट्स है मेरे, ठीक है, उनको ये सारे पॉइंट मैंने लिखाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। फिर ये अवशोषण के बाद जो है ये क्रियात्मक क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाल लाइन से, नीली लाइन से एब्जॉर्प्शन, इन दोनों की तुलना की गई है। और ये जो है एक सवाल NCERT ने पूछा है कि क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करते हैं, पूरी तरीके से अतिव्यापित करते हैं। तो आप कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं है, 1 to 1 ओवरलैप नहीं है, क्योंकि जहां पर एब्जॉर्प्शन ना के बराबर है वहां पर भी आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना भाई। तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से अतिव्यापित नहीं करते हैं। चलिए भाई, अब अगर हम लोग लाइट रिएक्शन में बात करें तो एक हो जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कह लीजिए, जेड स्कीम कह लीजिए, ठीक है ना।
ये यहाँ पर इस तरीके से भाई। चलो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर PS2 हो जाएगा। ये जो है बच्चों PS1 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा साइटोक्रोम B6F। अच्छा, आप जानते हैं कि क्या होगा, यहां पर PS2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ETS को फॉलो करता हुआ इधर अल्टीमेटली PS1 के पास जाएगा और फिर इसे NADP+ ग्रहण करेगा। साथ ही साथ ये जो NADP+ है स्ट्रोमा के प्रोटॉन का यूज करके, और ये इधर की इलेक्ट्रॉन NADPH2 बना लेगा भाई। यहां पर ये थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में जल के अणु का विखंडन होगा, तो H+ यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, और प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो स्ट्रोमा के प्रोटॉन को ल्यूमेन में फेंकता है। ये देखिए भाई, ठीक है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं उनको उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से, रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से जब हम क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं, तो जेड के जैसी आकृति बनती है। ये देखिए लिखा हुआ है कि अपचयोपचय विभव के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर रेडॉक्स पोटेंशियल। हम क्या करते हैं, उनको उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से यहां पर रखेंगे, तो जेड के जैसा आकृति बनेगा। जेड स्कीम कह देंगे बच्चों, क्या कह देंगे, जेड स्कीम। ठीक है। क्या क्या होता है स्लाइड रिएक्शन में, जल के अणु का विखंडन होगा, ऑक्सीजन निष्कर्षित होगी, एटीपी का निर्माण होगा, NADPH2 का भी निर्माण होगा। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को नॉन साइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया केंद्र से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस रिएक्शन सेंटर के पास नहीं आता है, वापस अभिक्रिया केंद्र के पास नहीं आता है बच्चों। जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है यहाँ पर वो फियोफाइटिन हो जाएगा, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो NADP+ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये देखिए, जो मैं NADP की रिएक्शन आपको बता रहा था, किसने क्या किया, PS1 या उधर जो है फ्रीडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 प्रोटॉन लिए स्ट्रोमा से, ये स्ट्रोमा के प्रोटॉन है भाई, पीठिका के, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम FNR, फिरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, FNR को ही सामान्यतया क्या कह दिया जाता है, NADP रिडक्टेज कह दिया जाता है। और ये जो FNR है ये किधर प्रेजेंट है, तो जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, थैलेक्वाइड की झिल्ली में बाहरी ओर प्रेजेंट होता है बच्चों, और अल्टीमेटली क्या करता है, NADPH2 बनाता है। ठीक है भाई। रसो परासरणी परिकल्पना पीटर मिशेल के हिसाब से ये क्या बताते हैं बेटा, ETS के दौरान फिर किस तरीके से ATP का निर्माण होगा। ठीक है ना, ATP के निर्माण की क्रियाविधि है। यहां से भी एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो रसो परासरणी परिकल्पना के लिए या रसो परासरणी मैकेनिज्म के लिए चाहिए होती है। तो क्या क्या चाहिए बेटा, एक तो झिल्ली चाहिए, दूसरा प्रोटॉन पंप चाहिए, तीसरा पिटा प्रोटॉन प्रवणता, और एक ATP सिंथेज नाम का एंजाइम चाहिए। क्लियर है भाई, क्या क्या चाहिए बोलो जरा ध्यान से। तो बच्चों आपको यहां पर चाहिए होगा, मैं आपको बता देता हूं, एक मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन प्रवणता और ATP सिंथेज। क्लियर है भाई। यहां पर प्रोटॉन की पंपिंग हो गई, जल के अणु के विखंडन के प्रोटॉन यहां इकट्ठे हो गए, स्ट्रोमा का प्रोटॉन NADP+ ने यूज किया अपने रिडक्शन के लिए। परिणाम स्वरूप क्या होगा, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, pH कम हो जाएगा, बाहर प्रोटॉन कम हो जाएगा। अंदर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, ठीक है, और बाहर लो। तो हाई टू लो जब ये H+ जा रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर क्या उपस्थित है, F0 और F1 पार्टिकल। ये इधर क्या है बेटा, ये F0 कण है और ये F1 कण है। तो जब ये H+ ऐसे जा रहे होंगे बहुत सारे, तो एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम लोग क्या कह देंगे, PMF, प्रोटोमोटिव फोर्स या प्रोटॉन जनित बल। उसके कारण से जो F1 पार्टिकल है, F1 कण में संगठनात्मक परिवर्तन आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे। और जब F1 कण में कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे तो परिणाम स्वरूप आप क्या देखिएगा कि फिर ATP और ADP माफ करेंगे, ADP और IP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ जाएंगे। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब आपस में जुड़ेंगे, परिणाम स्वरूप ATP का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहां पर चलता है बताइए जरा ध्यान से। तो ये चलेगा बेटा ग्रेना लैमेले में, ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है। आगे आइए, चलिए जल के विघटन या जल के अगर विखंडन की बात करें तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या उसी को और क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या कह सकते हैं भाई,
ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। और ये किससे संबंधित होते हैं? pH2 से संबंधित होते हैं। एलिमेंट कौन कौन सा चाहिए होता है बेटा इनके लिए? तो Mn चाहिए होता है, Cl चाहिए होता है और कैल्शियम। अगर यही तीनों ABC ऑप्शन में हो तो क्या टिक कर देना बेटा? फिर मैग्नीज। ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? मैग्नीज को देंगे, ठीक है ना। MnClCa। आपने क्या किया बेटा? अल्टीमेटली जब आप रिजल्ट देखोगे तो 2 वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक कराओगे आप। जब जल के 2 अणुओं का अल्टीमेट विखंडन होगा तो 4 प्रोटॉन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और ऑक्सीजन इवॉल्व होएगी। बच्चों ये जो ऑक्सीजन है ये वातावरण में चली जाएगी, प्रोटॉन ल्यूमेन में इकट्ठे हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की थी। प्रोटॉन इकट्ठा हो जाएगा ल्यूमेन में और इलेक्ट्रॉन जो है pH2 में इकट्ठा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? pH2 को, क्योंकि pH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था जो PS1 के पास गया था। PS1 का देखो होगा क्या, समझो। जैसे यहाँ पर लाइट पड़ी तो PS1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? फिरिडॉक्सिन से होते हुए NADP+ के पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। यहाँ से जो PS2 का इलेक्ट्रॉन निकला था वो घूमते टहलते कूदते फांदते PS1 के पास पहुंच गया। अच्छा, तो इसकी तो कमी पूरी हो गई, लेकिन PS2 कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो बच्चों जब ये जल के अणु का विखंडन होगा तो जल के अणु के विखंडन से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वो pH2 को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति करते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगर उन्हें आसान सवाल पूछना हुआ तो यहां से एक सवाल बन सकता है बच्चों। चलिए चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात कर लेते हैं। चक्रीय प्रकाश, ठीक है। यहां पर जो है हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों चक्रीय, किसके बारे में? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्यों कह रहे हैं इसको साइक्लिक? क्योंकि रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, तो कैसा हो गया? साइक्लिक, ठीक है। पीठिका पटेलिका यानी कि स्ट्रोमा लैमेले में होगा, यहाँ पर केवल PS1 फंक्शनल होता है, PS2 एब्सेंट होता है, ठीक है। पीठिका पटेलिका में NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पूरे में अगर पर्टिकुलर आप देखेंगे तो उसमें PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होते हैं। यहां से ये लाइन उठ के आ सकती है बेटा। ये लाइन इसलिए उठ के आ सकती है क्योंकि अभी इधर कई सालों से ये लाइन आई नहीं है उठ के। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम पीठिका पटेलिका में एब्सेंट होता है। 5 बार बोलिए, आप देखिए 21 जून को आपको दिखाई देगा ये। 2-4 लोग सोच रहे होंगे सर इतने दिन गायब थे, पेपर लेने गए थे क्या? नहीं भैया, बीमार थे, कुछ काम थे, अब आ गए हैं आप लोगों की सेवा में। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है मेरे भाई। ATP का निर्माण होगा, NADPH2 का निर्माण नहीं होगा, जल के अणु का विखंडन नहीं होगा, और जल के अणु का विखंडन नहीं होगा तो मेरे काबिल दोस्तों आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का निष्कर्षण भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर केवल और केवल 3 बातें याद रखिए। अच्छा पहले तुलना कर लेते हैं। चक्रीय में, चक्रीय का साइट क्या है? पीठिका पटेलिका। उधर अचक्रीय का क्या था? ग्रेना लैमेले। वहां ATP NADPH2 जल के अणु का विखंडन ऑक्सीजन निर्माण सब हो रहा था। यहाँ पर केवल ATP बनेगा, NADPH2 नहीं बनेगा, ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा, जल के अणु का विखंडन नहीं होगा। उसमें PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व थे, इसमें केवल PS1 इन्वॉल्व है, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। चलो बच्चों, अब यहां पर हमें बात करनी है प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया की। ठीक है, आप जानते हैं कि 2 चरण होते हैं फोटोसिंथेसिस के। एक क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक हो जाएगा बायोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज यानी कि प्रकाश रसायन चरण, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जैव संश्लेषण अवस्था यानी कि बायोसिंथेटिक फेज। और यह एक प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया है। इसकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी लाइट पर नहीं होती है, यह डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया कहते हैं भाई। आप देखिए अल्टीमेटली हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना है। कार्बोहाइड्रेट बनने के अलग अलग रास्ते होते हैं, C3 C4 वगैरह वगैरह।
C3 प्लांट का एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, गेहूं है, चावल है, टमाटर है, बेल मिर्च है, ठीक है। C3 या केल्विन चक्र की बात करेंगे तो मेल्विन केल्विन ने जो है क्लोरेला में और कार्बन 14 का यूज करके इसको पता लगाया था। केल्विन चक्र C3 प्लांट में कहां पर चलेगा तो मीजोफिल सेल में चलेगा। CO2 ग्राही कौन होता है? RUBP में कितने कार्बन होते हैं? 5 बेटा। एंजाइम क्या हो जाएगा? रुबिस्को जो है दोधारी तलवार है। रुबिस्को क्या है मेरे भाई? दोधारी तलवार, डुअल नेचर शो करता है, ठीक है ना। तो अगर CO2 प्रेजेंट है ज्यादा ऑक्सीजन की तुलना में, भाई रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए मुझे? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि ये कार्बोक्सिलेज का भी काम करता है दोस्तों और ऑक्सीजनेज का भी काम करता है। जब ये कार्बोक्सिलेज का काम कब करेगा? जब CO2 की सांद्रता ऑक्सीजन से ज्यादा रहेगी। यानी अब जो है जो रुबिस्को है RUBP के साथ CO2 जोड़ेगा, तो ये केल्विन साइकिल है। पहला स्थायी उत्पाद 3PGA बनेगा, 3 कार्बन का होता है, ठीक है जी। तो अगर आपने 6 CO2 केल्विन साइकिल से फिक्स किए हैं तो एक ग्लूकोज बनेगा। इस दौरान 18 ATP का खर्चा होगा और 12 NADPH2 का खर्चा होगा। तो जो सिंपल रेशियो निकल कर आएगा CO2 ATP और NADPH2 का, वो 1:3:2 आएगा। 3 स्टेप का काम होता है, कार्बोक्सीकरण, अपचयन और पुनरुद्भवन। कार्बोक्सीकरण का जो काम है उस दौरान ना तो ATP का खर्चा होता है और ना ही NADPH2 का खर्चा होता है। रिडक्शन के दौरान 2 ATP का खर्चा होता है और 2 NADPH2 का खर्चा होता है। पुनरुद्भवन में 1 ATP का खर्चा होता है। यानी कि एक CO2 फिक्स करने में 3 ATP खर्च होते हैं और 2 NADPH2 खर्च होते हैं। तो 6 अगर आप CO2 फिक्स कराएंगे तो 6 को 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 6 × 3 18 ATP का खर्चा होगा। 2 से गुणा कर दीजिए, 6 × 2 12 NADPH2 का खर्चा होगा। लेकिन अगर वहीं पर आप देखें कि ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है तो ये जो रुबिस्को नाम का एंजाइम है, अब ये RUBP के साथ क्या जोड़ेगा? ऑक्सीजन। और इस प्रक्रिया को हम केल्विन साइकिल नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको कह दिया जाएगा क्या? इसको कह दिया जाएगा फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। NCERT लिखती है कि इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है अभी तक हमें ज्ञात नहीं है, वेस्टफुल प्रोसेस है। अगर आप देखेंगे प्रकाश श्वसन सबसे ज्यादा होता है C3 प्लांट में, उससे कम कैम प्लांट में और सबसे कम ना के बराबर नगंड C4 प्लांट में। लगभग 25% CO2 की हानि होती है। कंडीशन क्या क्या है? हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लो CO2 कंसंट्रेशन, ताप जो है काफी ज्यादा और प्रकाश तीव्रता बहुत ज्यादा, यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, लो CO2 कंसंट्रेशन और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में क्या होगा? ये जो रुबिस्को नाम का एंजाइम है RUBP के साथ ऑक्सीजन जोड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में 3 सेल ऑर्गेनल, 3 कोशिकांग की भागीदारी होती है और वो 3 कोशिकांग कौन कौन से हो जाएंगे? हरित लवक, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई। और यहां पर अपने को ध्यान रखना कि जब RUBP में O2 जोड़ा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, तो एक तो बन जाएगा 3PGA और एक बन जाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये 2 कार्बन का होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो मेरे भाई आ जाओ। C4 पथ, हैच व स्लैग पथ कहेंगे। C4 प्लांट का एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना, ठीक है ना। क्या क्या? ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना। इनमें क्रेंजी शरीर, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है बेटा। क्या पाई जाती है? क्रेंज एनाटॉमी। ये देखिए, तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि ये तो आपके क्या हो गए? जाइलम फ्लोएम, और फिर ये इसके चारों तरफ इधर ये क्या हो जाएगा? पूल आच्छादित कोशिका, यानी कि बंडल शीथ सेल, और फिर उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? मीजोफिल सेल, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए जो बंडल शीथ सेल है तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? गैसों के लिए अप्रवेश हो जाएगा और वहां पर इंटरसोलर स्पेस ना के बराबर पाया जाता है मित्रों, ठीक है। C4 पादप की खास बात क्या है कि उच्च ताप के लिए अनुकूलित होते हैं। क्रेंजी शरीर पाया जाता है, इनमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। 2 तरीके के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल में आप देखेंगे तो छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ग्रेनल होते हैं, ठीक है। एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, बड़े क्लोरोप्लास्ट कहां पर पाए जाते हैं बेटा? बंडल शीथ सेल में पाए जाते हैं। चलिए, यहां पर ये इसलिए किया गया है ताकि अगर हम लोग क्या करें, गैसों के लिए अप्रवेश होता है, ये
बच्चों एक चीज याद रखिएगा, ये एक जुगाड़ है, ये एक एडेप्टेशन है, ये एक अनुकूलन है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड किया जा सके। तो इस बार क्या किया गया, ऑक्सीजन के एवोल्यूशन और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन की जगह ही साइट ही बदल दी गई। तो आप देखेंगे कि जो प्राथमिक CO2 स्थिरीकरण है वो मीजोफिल में होता है, जबकि अंतिम CO2 स्थिरीकरण बंडल शीत सेल में होता है। जो प्राइमरी CO2 का क्या है बेटा, एक्सेप्टर है, वो PEP होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन का, जबकि अंतिम RUBP होता है। पहले CO2 फिक्सेशन में जो एंजाइम है वो पेप्केज होता है, जबकि अंतिम में कौन होता है बच्चों, रुबिस्को होता है। और प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का है। चूंकि पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं, और यहाँ पर पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक चीज याद रखिएगा कि 6 CO2 को फिक्स करेंगे, एक ग्लूकोज बनेगा। इस दौरान 18 नहीं 30 ATP चाहिए होंगे और 12 NADPH2 चाहिए होगा। तो जो CO2 ATP और NADPH2 का रेशियो आएगा वो 1:5:2 आएगा, जबकि जब आप इसको यहाँ पर देख रहे थे तो 1:3:2 आ रहा था। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 ATP क्यों लगे। जब आप ये वीडियो को देख रहे होंगे तो बच्चों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर 30 ATP क्यों लगे, जबकि उधर कितने लगते हैं, 12 लगते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आगे बढ़ा जाएगा। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आ जाओ भाई। अब हमें बात करनी है फैक्टर्स के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आंतरिक कारक है और बाह्य कारक है। बच्चों जो इंटरनल फैक्टर होते हैं यानी कि आंतरिक कारक, वो आनुवंशिक पूर्वानुमान और पादप वृद्धि पर निर्भर करते हैं। आंतरिक कारक में क्या क्या आ जाएगा भाई बताइए जरा। पत्ती की संख्या आ जाएगी, आयु आ जाएगी, पर्णविन्यास आ जाएगा, मीजोफिल की मात्रा आ जाएगी। अगर आप देखें तो मीजोफिल की क्या आ जाएगी बेटा, मात्रा, मीजोफिल की मात्रा भाई। अच्छा मीजोफिल कह रहा है, मीजोफिल की संख्या, मीजोफिल सेल की संख्या आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। और जो है क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, आंतरिक CO2 कंसंट्रेशन आ जाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पे याद रखिएगा कि आंतरिक CO2 कंसंट्रेशन वो इंटरनल फैक्टर है, और वातावरण में जो CO2 सांद्रता है वो बाह्य कारक है। प्रकाश, वातावरणीय CO2 सांद्रता, ताप और जल, ये सब बाह्य कारक होते हैं। बच्चों यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक सीमाकारी कारक का नियम भी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। क्या कह रहे थे कि जब किसी प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर गवर्न करते हैं, एक से ज्यादा कारक नियंत्रित करते हैं, तो सबसे ज्यादा उस कारक का प्रभाव होगा जो अपनी मिनिमम सांद्रता के बहुत करीब होगा, और यह वो फैक्टर होगा जो अभिक्रिया की दर को सीधे प्रभावित करेगा अगर इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन किया जाए तो। ठीक है भाई, चलिए CO2 सांद्रता की बात कर लेते हैं। तो वातावरण की जो CO2 सांद्रता है वो 0.3 से 0.4 ppm है। अगर हम इसको क्या करेंगे 0.5 मिलीलीटर पर लीटर तक लेकर जाएंगे तो पहले क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। CO2 का अगर हम संतृप्तता बिंदु देखें तो जो C3 प्लांट है वो 450 ppm पे क्या होते हैं बेटा, सैचुरेट होते हैं, संतृप्त होते हैं, जबकि जो C4 है वो 360 ppm पे हो जाता है। यानी कि वर्तमान में जो CO2 सांद्रता है वातावरण में वो C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग नहीं है, जबकि C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है। ठीक है, जो C3 प्लांट हैं जैसे कि टमाटर और बेल मिर्च, अगर इनको क्या किया जाए, CO2 इनरिच इन्वायरमेंट में रखा जाए तो इनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। ठीक है ना। एक रीनीट में आपको यहां से भी सवाल देखने को मिल सकता है, क्या कि CO2 इनरिच्ड इन्वायरमेंट में C3 प्लांट की उत्पादकता बढ़ जाती है, और इसको क्या कहते हैं, CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट, CO2 उर्वरककारी प्रभाव।
ठीक है भाई। देखिए ताप की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ताप जो है यूजुअली जो अप्रकाशी या प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया उसको ज्यादा रेगुलेट करता है। C3 पादपों का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20-25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अगर हम यही बात C4 प्लांट के लिए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। जो C4 प्लांट होते हैं वो उच्च ताप और शुष्क वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। अगर हम बात करें बेटा किसकी, अगर हम बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश की अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता अर्थात तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं। प्रकाश की गुणवत्ता जो है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर या यूं कह लीजिए कि 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस में हो जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि PAR कह दिया जाता है। देखिए क्या होता है बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, अगर इंटेंसिटी और तरंग दैर्ध्य सेम है, प्रकाश का वेवलेंथ और तीव्रता अगर समान है, तो लाइट की ड्यूरेशन का प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर तरंग दैर्ध्य और इंटेंसिटी सेम है तो प्रकाश की अवधि का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ओवरऑल क्या करेगा, ये प्रोसेस को बढ़ा देगा। ठीक है। तीव्रता की अगर हम लोग बात करें तो बहुत कम प्रकाश तीव्रता पर क्या होगा, एक लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, फिर ये प्रभाव कम होता दिखेगा, अल्टीमेटली सैचुरेशन आ जाएगा। अब उसके आगे अगर आप प्रकाश बढ़ा रहे हैं तब भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा है, यानी उसके आगे क्या हो जाएगा, कोई दूसरा फैक्टर होगा जो लिमिटिंग हो जाएगा। क्यों, आप देखिए ना, इस पॉइंट के आगे आप लाइट की इंटेंसिटी तो बढ़ाते जा रहे हैं, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। क्लियर है भाई, आगे बात समझ में सबको। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अभी ये आपको वीडियो मिलेगा, आप ये कर लीजिए बेटा। देखिए सारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, सारी प्लांट फिजियो की क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ही दिन में कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने साल भर पढ़ाई करी है, 3 मई के पेपर के लिए बहुत धुआंधार तरीके से लगे हुए थे। यूट्यूब पे बहुत सारे गुरुजी लोग आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो मैं देख रहा था कि बच्चे कुछ इंटरेस्ट कम ले रहे थे, तो उसका मैंने तोड़ ये निकाला है कि आप देखेंगे थोड़ा सा वेट फिर बढ़ गया है भाई। 15-20 दिन, मतलब 10-15 दिन अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ना करो तो वेट वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है तीव्र गति से। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना था और आप लोगों की भी सेवा करनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर अभी हो गया है, अभी रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट भी आपको मिल जाएगा, और फिर मैं एक सेशन लगा दूंगा, तो हम और आप मिलकर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, है ना, रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक माइंडसेट आपका बहुत जरूरी है इस टाइम पे। मैं समझता हूँ कि समय बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत आसान है कि माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, उसको पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही वाली बात है दोस्त, चुनौतियां तो आएंगी, उन चुनौतियों से जो पार पा जाएगा वही तो नायक बनेगा। ठीक है भाई, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, DPP सॉल्व करते रहिए, NCERT रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय।